आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। खास करके इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके से टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न में क्या पूछा है कि बिहार में सोन कमांड क्षेत्र विकास परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है गंडक, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है पुनपुन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा। तो बिहार में सोन कमांड क्षेत्र विकास परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो सोन नदी से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में सोन कमांड क्षेत्र, तो सोन नदी से संबंधित है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो बिहार में सोन कमांड क्षेत्र विकास परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में है गंडक, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है पुनपुन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सोन। याद रखना आपको, सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सोन कमांड क्षेत्र विकास परियोजना कौन से किस नदी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी सोन नदी से संबंधित है, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 में दोस्तों पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। तो कहते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। दोस्तों ऑप्शन ए में है धर्मपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है गोपाल, ऑप्शन डी है नारायण पाल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी, तो धर्मपाल शासक ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 2 को हम लोग पढ़ेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी नारायण पाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी धर्मपाल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। याद रखना आपको। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी बक्सर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सासाराम हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या पूछा है कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है। आपको याद रखना है सासाराम में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सासाराम में आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो प्रश्न संख्या में 4 में पूछा है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 का नेतृत्व किसने किया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। और इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था। ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1917 में किया था, 1917 आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी आपको याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है कि बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो किस जिले में। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी रोहतास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो कौन से जिले में है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में है। आपको याद रखना है, पश्चिमी चंपारण जिले में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 1912, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1935। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1916 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में 1912, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1935। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1916 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, आपको याद रखना है। चलिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में, यह भी याद रखना आपको। प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है कि बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे बिहार में कहते हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के अंतर्गत जीके जीएस की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जिले में है, तो पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, पश्चिमी चंपारण जिले में है। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा है कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी भागलपुर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में है। ठीक है, तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है वो कहाँ स्थित है, पटना में। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 पूछा है कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में है गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी भागलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना में है। तो क्वेश्चन प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, तो आपको याद रखना है पटना में है। ठीक है, कहाँ है, पटना में। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा है
कोसी परियोजना भारत और किस देश के बीच समझौते से बनी है? कोसी परियोजना भारत और किस देश के बीच समझौते से बनी है? तो ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहते हैं कोसी परियोजना भारत और किस देश के बीच समझौते से बनी है? तो नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कोसी परियोजना भारत और किस देश के बीच समझौते से बनी है? तो भारत और नेपाल के बीच, याद रखना आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। कोसी परियोजना भारत और नेपाल के बीच के समझौते से बनी है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 10 की बात कर लेते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे पड़ता है वहाँ पे, हनुमान नगर के पास में नेपाल का बॉर्डर है, जहाँ पे कोसी परियोजना कोसी परियोजना का इस्तेमाल करता है नेपाल के देश वाले लोग और भारत देश के लोग करते हैं। बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी अंक, ऑप्शन डी काशी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मगध था। तो बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो मगध था, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, मगध था। ठीक है, तो मगध पर आक्रमण करके कौन मतलब अपना वंश की स्थापना किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ये आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था मगध पर आक्रमण करके। तो बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम मगध था, ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बिहार का प्राचीन नाम मगध था। चलिए प्रश्न संख्या 11 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी पुनपुन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंडक नदी पर। कहता है कि सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो गंडक नदी के तट पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना आपको। चलिए प्रश्न संख्या 11 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी पुनपुन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। याद रखना है कि सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो गंडक नदी के तट पर लगता है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 11 को हम लोग पढ़ लेते हैं। सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी पुनपुन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गंडक नदी के तट पर सोनपुर मेला लगता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है मेरे भाई कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय में हुई है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय में हुई? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय में हुई है? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासक के समय में हुई है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 12 को हम लोग पढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय में हुई है? तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। याद रखना आपको, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय में हुई है? तो कुमारगुप्त प्रथम शासक के समय में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी भोजपुर, ऑप्शन डी गया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारण जिले में। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? तो सारण जिले में हुआ है। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो सारण जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी है 1 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 मार्च हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए एक बार फिर से क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 14 को हम लोग पढ़ते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 15 जनवरी, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 1 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 मार्च हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 15 में, देखते हैं क्या पूछा है कि बरौनी रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? बरौनी रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए में बेगूसराय, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी दरभंगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेगूसराय। याद रखना आपको, प्रश्न पूछा है कि बरौनी रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 को एक बार फिर से पढ़ते हैं। बरौनी रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए बेगूसराय, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी दरभंगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेगूसराय में। तो बरौनी रिफाइनरी जो है वो किस जिले में स्थित है? बेगूसराय जिले में स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 में पूछा है कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन है कैमूर पहाड़ी, ऑप्शन बी है दुर्गावती पहाड़ी, ऑप्शन सी है सोमेश्वर पहाड़ी, ऑप्शन डी है राजगीर पहाड़ी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सोमेश्वर पहाड़ी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, सोमेश्वर पहाड़ी। प्रश्न संख्या 16 को अगर फिर से पढ़ेंगे कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन है कैमूर पहाड़ी, ऑप्शन बी है दुर्गावती पहाड़ी, ऑप्शन सी है सोमेश्वर पहाड़ी, ऑप्शन डी है राजगीर पहाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ी। याद रखना आपको, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? सोमेश्वर पहाड़ी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर में आता है। प्रश्न संख्या 17 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि पावापुरी किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म हो जाएगा। तो ये पावापुरी जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि पावापुरी किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, जैन धर्म। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18 की।
तो प्रश्न संख्या 18 में पूछा है कि बिहार में सिक्की घास से संबंधित शिल्प किस जिले में प्रसिद्ध है। बिहार में सिक्की घास से संबंधित शिल्प किस जिले में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पूर्णिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिहार में सिक्की घास से संबंधित शिल्प जिले किस शिल्प जो है वो किस जिले में प्रसिद्ध है। तो मधुबनी जिला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 18 को एक बार फिर से पढ़ेंगे कि बिहार में सिक्की घास से संबंधित शिल्प किस जिले में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पूर्णिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मधुबनी जिला, मधुबनी जिला में। चलिए प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी में 78, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 100। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्या होगा, 75। तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 75 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, 75 आपको याद रखना, 75। चलिए बात कर लेते हैं फिर से प्रश्न संख्या 19 की अगर फिर से पढ़ेंगे। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 100। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 75 आपको याद रखना है, 75। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 में देखते हैं क्या पूछा है कि प्रश्न संख्या 20 में कहते हैं कि भागलपुर सिल्क किस नाम से प्रसिद्ध है। भागलपुर सिल्क किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए टासर सिल्क, ऑप्शन बी मुगा सिल्क, ऑप्शन सी एरी सिल्क, ऑप्शन डी मलमल सिल्क, मलमल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, टसर सिल्क हो जाएगा, टसर सिल्क। भागलपुर सिल्क जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, टसर सिल्क के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 20 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। भागलपुर सिल्क किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए टसर सिल्क, ऑप्शन बी मुग्गा सिल्क, ऑप्शन सी एरी सिल्क, ऑप्शन डी मलमल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी टसर सिल्क हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 21 की। तो प्रश्न संख्या 21 में पूछा है कि राजगीर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। राजगीर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नवादा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजगीर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो नालंदा जिले में मनाया जाता है, यह आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 21 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि राजगीर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नवादा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछा है कि बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन किस जिले में होता है। ऑप्शन ए नॉर्मली बात ही आपको भी पता होगा, मुजफ्फरपुर होगा। तो ऑप्शन ए में दरभंगा, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी वैशाली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर का लीची बहुत मशहूर होता है, केला वैशाली का। तो बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन किस जिले में होता है, मुजफ्फरपुर आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें तो यहाँ पे कहते हैं कि बोध गया किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी फल्गु नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी गंडक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फल्गु नदी। तो बोध गया किस नदी के तट पर स्थित है। तो फल्गु नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। चलिए एक बार फिर से क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 23 को पढ़ेंगे। बोध गया किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी फल्गु, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंडक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, फल्गु नदी। कौन सी नदी, फल्गु। तो प्रश्न संख्या 23 में बोध गया किस नदी के तट पर स्थित है। तो फल्गु नदी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, फल्गु नदी आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 24 की। तो प्रश्न संख्या 24 में क्या कहता है कि बिहार में कमला बलान परियोजना किस नदी से संबंधित है। बिहार में कमला बलान परियोजना किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी पुनपुन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमला नदी से संबंधित है। मेरे भाई आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि बिहार में कमला बलान परियोजना, तो जैसे कमला है तो यानी कमला नदी से ही संबंधित होगा। सोन परियोजना सोन नदी से ही संबंधित होगा। ये सब बहुत अच्छा ट्रिक होता है परियोजना को लेकर के। मैक्सिमम ज़्यादातर परियोजना उसी नदी के नाम पर पड़ा है। अगला प्रश्न की बात करें जो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। मेरे भाई अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर हमेशा करंट अफेयर्स, जीके जीएस यानी आपके कंपटीशन में किसी भी जीके जीएस की तैयारी आपको अच्छे तरीके से मेरे चैनल पर करवाया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं हर एक वीडियो में, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके, जीके जीएस की तैयारी अच्छे से हो सके। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके साथ शेयर करें। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि दरभंगा राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन थे। ऑप्शन ए महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह, ऑप्शन बी है महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन सी महाराजा मान सिंह, ऑप्शन डी महाराजा हरि सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 25 को पढ़ेंगे। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, दरभंगा राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन थे। दरभंगा राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन थे। ऑप्शन ए महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह थे, ऑप्शन नंबर ए याद रखना आपको, लक्ष्मीश्वर सिंह। ठीक है, तो लक्ष्मीश्वर सिंह, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह जो थे वो दरभंगा राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। तो इतना था टोटल 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग किए हैं, जो कि टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।